आज मैं आपको हामिदा सईद के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा कि आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन हामिदा सईद असल में क्या हैं, ये असल में किस मेंटेलिटी की हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत खोजबीन करके मैं हामिदा सईद का कोई इतिहास जो है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आप में से कितने लोग हामिदा सईद को जानते हैं? जी हाँ, वही हामिदा सईद जिनके एक विवादित बयान की चर्चा असम से लेकर दिल्ली तक हो रही है। आपने हामिदा सईद का ये विवादित बयान तो जरूर सुना होगा। बहुत संभव है कि आपने जब हामिदा सईद का ये विवादित बयान सुना होगा तो बहुत सारे लोगों को रिकॉल हो गया हो कि ये हामिदा सईद कौन है, या ऐसा भी संभव है कि बहुत सारे लोग हामिदा सईद को जानते नहीं हो। जो लोग एक दशक पहले तक की राजनीति पर निगाह रखते थे उनको हामिदा सईद के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन आज की जनरेशन के बहुत सारे लोग, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि ज्यादातर लोग हामिदा सईद के बारे में नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें आज हामिदा सईद के बारे में जरूर जानना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जो लोग हामिदा सईद के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, आज मैं आपको हामिदा सईद के बारे में ऐसी जानकारी दूंगा कि आप भी चौंक जाएंगे। क्योंकि आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन हामिदा सईद असल में क्या हैं, ये असल में किस मेंटेलिटी की हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत खोजबीन करके मैं हामिदा सईद का कोई इतिहास जो है वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। लेकिन उनका इतिहास जानने से पहले उनका वर्तमान जान लीजिए। वर्तमान क्या, उनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मैं उनका बयान भी आपको सुनवाऊंगा, विवादित बयान जो शायद आपने जरूर सुना होगा। ये हामिदा सईद नाम की मोहतरमा बहुत खास इसलिए हैं क्योंकि इनके परिवार का संबंध मौलाना आजाद से भी था और आज इनका संबंध गांधी परिवार से भी है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि सोनिया गांधी जी की ये बहुत खास हैं। और क्योंकि गांधी परिवार से सोनिया गांधी की बहुत खास रही हैं, इसलिए ये यूपीए सरकार में और उससे पहले भी तमाम अहम पदों पर रह चुकी हैं। और यूं कह सकते हैं कि कई अहम पदों पर रहकर इन्होंने सत्ता को खूब करीब से रहकर एंजॉय किया है। लेकिन आज हामिदा सईद क्या कह रही हैं वो जानना जरूरी है, और उसके साथ साथ उनका वो इतिहास जानना जरूरी है जो आप नहीं जानते। तो पहले तो उनका वो विवादित बयान सुनिए जो उन्होंने असम में जाकर दिया। विवादित बयान क्या है उसको सुन लीजिए, और उसके बाद मैं इनके बारे में और विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। और ये विवादित बयान आपको जानना सुनना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हैं कि भारत में जो घुसपैठिए हैं वो ना आए, भारत में घुसपैठियों को निकाला जाए, तो आपको उनका ये बयान जरूर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस बयान के बाद मैं ये भी बताऊंगा कि ये अकेले उनका बयान नहीं है, बल्कि इसके पीछे लंबी सोच है। वो क्या है उसको पहले समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले हामिदा सईद का बयान सुनिए। और अच्छा, बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली mischievous and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। अरे एक इंसान अगर एक ज़मीन पे खड़ा है तो उसको इतनी बुरी तरह से उसको खदेड़ के, और जो मैंने मेरे तो एरिया में, मैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया में रहती हूँ, वहाँ दिल्ली में, मेरे यहाँ बिल्कुल यही तोड़ फोड़ इविक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल ये जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वो जामिया में हो रहा है। यानी एक तरह से एक कयामत है मुसलमानों पे। और तो सुना आपने, ये मोहतरमा हामिदा सईद कह रही हैं कि अगर असम में या भारत में कहीं पर भी कोई बांग्लादेशी है भी तो वह इंसान है, उसको क्यों निकालना, उसको भारत से निकालने की कोशिश क्यों करना, उसको गिरफ्तार क्यों करना? आखिर ये धरती तो अल्लाह की बनाई धरती है, और बांग्लादेशी भी इंसान है। तो अल्लाह की बनाई धरती पर बांग्लादेशी हो पाकिस्तानी हो, ये सभी इंसान रह सकते हैं। इसलिए भारत में बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो, उसको भारत की धरती पर रहने का अधिकार मिलना चाहिए, उसको भारत से निकाला नहीं जाना चाहिए।
दरअसल ये मोहतरमा जो है दरअसल एक टीम का हिस्सा थी। इस टीम में भी बड़े बड़े फन्ने का नाम है। वो नाम जो है उसमें हर्ष मंदार जैसे नाम है और भी कई सारे उसमें नाम है। ये तमाम लोग ऐसे नाम है जो विवादित नाम है, जो भारत में जिनका हर दंगे के पीछे या भारत में हर फेक न्यूज के पीछे या भारत में कई विवादों के पीछे इनका नाम रहता है। तमाम लोग एक टोली बनाकर इन दिनों असम गए हुए हैं। उसी का हिस्सा ये हामिदा सईद है। अच्छा, ये असम क्यों गए हैं? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ करके उनको पुश बैक कर रहे हैं, यानी उनको वापस अपने देश बांग्लादेश भेज रहे हैं। और ये मुहिम बड़ी तेजी से चल रही है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये मुहिम जो है पुश बैक मुहिम, और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि हम एक डेमोग्राफी कमीशन बनाएंगे, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और भारत को अगर सुरक्षित रहना है, भारत को अगर जो है हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, तो बड़ा जरूरी है कि डेमोग्राफी कमीशन भी हो, साथ में पुश बैक मूवमेंट भी चले, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाए। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं, हामिदा सईद और हर्ष मंदार जैसे लोग जो हैं, उनमें जवाहर सरकार जैसे लोग हैं, ये वहां पर जाकर दरअसल एक सेकुलर स्यापा कर रहे हैं और ये बांग्लादेशियों को निकालने का विरोध कर रहे हैं। अब जरा इन मोहतरमा से, और जो ये कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेशी ये तो अल्लाह की बनाई धरती है, अगर ये अल्लाह की बनाई धरती है और वो अल्लाह के बंदे हैं, वो बांग्लादेशी वो पाकिस्तानी, तो उन अल्लाह के बंदों से पूछिए कि अल्लाह की बनाई इस धरती पर उन्होंने जो है इसका बंटवारा क्यों किया था। 1947 में अल्लाह की बनाई इस धरती का टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए थे? एक टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया, एक टुकड़ा बांग्लादेश बना दिया। तो अल्लाह की बनाई धरती पर अल्लाह के बंदों ने जो है रेखाएं खींच दी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अब अल्लाह के बंदों ने जो टुकड़े किए उस धरती पर नहीं रहना, उन्हें भारत में ही रहना। ये कैसे अल्लाह के बंदे हैं? तो ये कैसे अल्लाह के बंदे हैं, ये जरा इनसे पूछना चाहिए। और फिर साथ साथ ये क्या कहती हैं? ये कहती हैं कंपोजिट कल्चर। मतलब कंपोजिट कल्चर जो है, भारत में पहले 20-25 करोड़ और इससे ज्यादा संख्या होगी, 20-25 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, और ये भारत का कंपोजिट कल्चर है ही, क्योंकि भारत जो है हर एक को यहाँ पर शरण देता है, और भारत के जो मूल नागरिक है, भारत उनको सबको बराबरी का हक देता है, बल्कि अल्पसंख्यकों को तो भारत में बहुसंख्यकों को से ज्यादा हक मिले हुए हैं। तो भारत में मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, भारत में पारसी रहते हैं, ईसाई रहते हैं, भारत में यहूदी रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, तो फिर बौद्ध रहते हैं भारत में। तो कंपोजिट कल्चर तो है ही, लेकिन इन मोहतरमा के लिए कंपोजिट कल्चर वो है जिसमें हम बांग्लादेशियों को भी बसा लें और साथ साथ हम पाकिस्तानियों को भी बसा लें। तो ये कंपोजिट कल्चर है, ये अल्लाह की बनाई जमीन है, इसलिए यह कंपोजिट कल्चर, और बांग्लादेशी पाकिस्तानी सबका स्वागत है, सबको यहां रहना चाहिए। अब इनका कंपोजिट कल्चर का जो इन्होंने नकाब पहना हुआ, उस नकाब को उतारना जरूरी है। इनके लिए कंपोजिट कल्चर कैसे होता है? आपको याद है महाराष्ट्र में, मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा और एक एक कच्चा चिट्ठा खोलूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बताऊं इनका कंपोजिट कल्चर, मैं आपको ये यहां पर कहना चाहता हूं कि दरअसल इन्होंने जो कुछ कहा, इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो हामिदा सईद ने जो कुछ कहा असम में, ये उनकी जबान भले ही हो, लेकिन ये जबान उनकी नहीं, बल्कि ये जबान पूरे के पूरे कांग्रेस इस समय जिस तरह की राजनीति कर रही है, ये कांग्रेस एक कांग्रेसी की जबान है, इसको समझिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा, आखिर वही तो सोनिया गांधी और वही राहुल गांधी कहते रहे, या कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते। शब्द उनके अलग हो सकते हैं, या उनके जो हैं शब्द कई बार नहीं भी हो सकते, क्योंकि उनको पॉलिटिकल कंपल्शन है, इसलिए बहुत कुछ बोलते नहीं जो लोग टॉप पे हैं। लेकिन उनके नीचे बैठे जो नेता बोलते हैं, दरअसल वो उन्हीं नेताओं की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हामिदा सईद दरअसल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की जो पॉलिसी है उसी को बढ़ा रही हैं, और उसी पॉलिसी के तहत हर्ष मंदर भी, आपको बता दूं, हर्ष मंदर हो या बाकी लोग हो, ये सब वो हैं जिनको यूपीए सरकार में सोनिया गांधी ने जो है इनको बहुत महत्वपूर्ण पद दे रखे थे। हर्ष मंदर बाकायदा सोनिया गांधी की जो एडवाइजरी कमेटी सरकार की बनाई थी उसके सदस्य थे। और मैं उनके बारे में ये भी बता चुका हूं कि दरअसल ये जो हिंदुओं को जो साइडलाइन करने का, हिंदुओं को हर दंगे में दोषी ठहराने का ये जो पूरा आइडिया था ना, इसमें हर्ष मंदार का भी हाथ था, और कोई बड़ी बात नहीं हामिदा सईद का भी इसमें हाथ हो। तो बहरहाल, तो ये जो है, जो कुछ वो बोल रही है, वो सिर्फ हामिदा सईद के शब्द नहीं है, वो एक तरह से कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो पॉलिसी है, ये उस पॉलिसी के बारे में बता रही थी। और इसीलिए कांग्रेस की ये पॉलिसी है, मैं क्यों कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो घुसपैठियों के खिलाफ निकालने का जो अभियान चल रहा है ना, उसको कांग्रेस और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है बचाने में लगा है। इसके मैं कई प्रमाण दे चुका हूं। ये जो बिहार में एसआईआर की जो वोटर पुनरीक्षण जो प्रक्रिया चल रही है, उसको भी
बचाने के लिए, उसके खिलाफ भी जो बोल रहे हैं, वोट चोरी का जो पूरा अभियान है, वो सारा अभियान घुसपैठियों को बचाने के लिए, बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, क्योंकि ये किसके वोट बैंक है ये आपको अच्छी तरह से पता है। बहरहाल, तो ये जो बोल रही है मोहतरमा, ये उनके शब्द तो हैं ही, लेकिन साथ साथ ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी के भी शब्द है, ये मानकर चलिए। अब मैं इनके कंपोजिट कल्चर पर आता हूं। इनका कंपोजिट कल्चर कैसा है आपको याद है? महाराष्ट्र में एक हनुमान चालीसा को लेकर और महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर, मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगते हैं उसको लेकर एक बड़ा विवाद हुआ था। ये विवाद ये था, दरअसल जो मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगते हैं और जो तेज गति से जो लाउड स्पीकर दिन में 5 बार बजते हैं, उसको लेकर राज ठाकरे ने विरोध किया था और कहा था कि अगर ये इस तरह से जो है जबरदस्ती जो है लाउड स्पीकर लगाकर वहां पर जो है 5 वक्त जो है अजान दी जाएगी, तो हम भी अपना हनुमान चालीसा, हम भी अपनी पाठ इसी तरह से लाउड स्पीकर लगाकर करेंगे। तो ये कहा था, और उसके पीछे भाव क्या था? भाव ये था कि भाई मस्जिदों पर जो है वो लाउड स्पीकर लगाकर जो इस तरह से 5 वक्त जो है अजान नहीं होनी चाहिए। ये तो कबीर ने भी कहा था कि ताचड़ मुल्ला बाग दे, बहरा हुआ खुदाई। ये उन्होंने कहा था कि अल्लाह के लिए जरूरी नहीं आपको लाउड स्पीकर लगाना है। और लाउड स्पीकर जब से धरती बनी तब से, और जब से इस्लाम आया तब से लाउड स्पीकर नहीं था, तो बिना लाउड स्पीकर के भी चलता था। तो ये सारे तर्क थे जिनके आधार पर ये कहा जा रहा था कि भाई लाउड स्पीकर हटाने चाहिए, और इसीलिए जो है हनुमान चालीसा। अब ये मोहतरमा क्या कहती है? ये मोहतरमा जो है उसका विरोध करते हुए कहती हैं, इनका कंपोजिट कल्चर देखिए, इनके कंपोजिट कल्चर की सोच और इनके कंपोजिट कल्चर का नमूना देखिए। ये कहती हैं कि जो हनुमान चालीसा है उसको जो है रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट की तरह मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए, मुसलमानों के खिलाफ रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट की तरह हनुमान चालीसा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाकर अजान देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा तो मैं आपको इनका बयान सुनवा देता हूँ, सुनिए जरा। मगर उसका इस्तेमाल इस वक्त जो हो रहा है कि मुसलमानों के मजहबी मकामों के आगे बैठ के और चीफ मिनिस्टर्स के रिहाइश घरों के आगे अगर अंदर आने की इजाज़त ना हो तो दरवाजे पे बैठ के एक डिफाइंस है कि हनुमान चालीसा, अरे हनुमान चालीसा को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी स्पिरिट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसको एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे लोगों में कि खलीज बढ़े, लोगों में गैप बढ़े और लोगों में मज़ीद नफ़रतें जो हैं वो उसका फ़रोग़ हो। बस यही उसका ऑब्जेक्टिव है। मज़हब को इस तरह से इंस्ट्रूमेंटलिटी की तरह इस्तेमाल करना तो मज़हब की बहुत बड़ी तौहीन है, और मज़हब को इस्तेमाल करके लोगों के दिलों में खलिश पैदा करनी वो एक बहुत एंटी रिलीजियस चीज़ है। तो ये हमारा एक तरह से हमारी त्रासदी है। तो सुना आपने, हनुमान चालीसा जो है एक पॉलिटिकल और रिलीजियस जो है इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल हो रही है। हनुमान चालीसा को लेकर इतने कहने की हिम्मत है इनमें, लेकिन एक बार भी इनमें ये हिम्मत नहीं हुई कि भाई लाउड स्पीकर लगा के अजान मत दो। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ ना सोच, इस सोच के पीछे पूरी कांग्रेस की पॉलिसी है। जो ये कहती हैं वो कांग्रेस की सोच से कहती हैं, और राहुल और सोनिया के शब्द एक तरह से ये उनको आगे बढ़ाती हैं। उसका एक प्रमाण ये भी है कि इसी विवाद पर नवनीत राणा जो महाराष्ट्र की सांसद हैं और उनके पति ने जब कहा था हनुमान चालीसा हम उद्धव ठाकरे के घर के सामने पढ़ेंगे, तो फिर वो जो है बाकायदा नवनीत राणा और उनके पति को उद्धव ठाकरे ने गिरफ्तार करवा दिया था। और ये जो गिरफ्तारी हुई थी ना, ये भी उसी सोच का नमूना है कि ये पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है हनुमान चालीसा। और उस वक्त सरकार जो उद्धव ठाकरे सरकार में भले ही मुखिया थे, लेकिन सरकार वो यूपीए की एक तरह से थी, मतलब कांग्रेस और एनसीपी उसमें साथ साथ थे। तो ये इनका जो है इन्होंने हनुमान चालीसा के लिए कहा था। अब कंपोजिट कल्चर का इनका एक और नमूना दिखाता हूँ। कंपोजिट कल्चर की जो बात कर रही हैं, इनके कंपोजिट कल्चर का एक दूसरा नमूना आपको दिखाता हूँ। सीए क्या था? सीए नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता संशोधन कानून क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और साथ साथ बांग्लादेश के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटी हैं, हिंदू सिख ईसाई, उनको अगर इस्लामी देशों में प्रताड़ित किया जा रहा है तो फिर उनको भारत में सुरक्षा दी जाए, भारत की नागरिकता दी जाए, जैसा गांधी जी ने कहा था, जैसा नेहरू जी ने वादा किया था। लेकिन अब इन मोहतरमा को सीए से परेशानी है। मतलब ये तो चाहती हैं कि जो है बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भारत में अगर आ गए तो उनको अल्लाह की धरती समझकर उनको इंसान समझ के जो है रख लिया जाए। लेकिन वो इंसान नहीं है जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे हैं। वो अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख और जो ईसाई हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको यहाँ आने का इनको विरोध हो रहा है।
जब बाकायदा बाबरी जो अयोध्या का पूरा मामला था उस पर जब कोर्ट का एक डिसीजन आया, तब इन्होंने ये बात कही कि अभी तो सीए आएगा और एनआरसी आएगा, और बाबरी पर जो कोर्ट का डिसीजन आया, अयोध्या पर जो कोर्ट का डिसीजन आया, उसको लेकर इन्होंने कहा कि अब जो है सब कुछ खत्म हो गया है, और सीए एनआरसी को लेकर इन्होंने विरोध किया। उनको सुन लीजिए, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे वोट होने वाला है। एनआरसी ने जिंदगियों को तबाह व बर्बाद कर दिया है, और जाहिर है बाबरी की जो जजमेंट है उसने भी बहुत से लोगों की जिंदगियों को मिटा दिया है। ये बतदरीज बढ़ता जाएगा, और एक दिन अगर वैसा आएगा कि हम मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि तुम एक रंग का लिबास पहनो, अपने माथे पे कोई ऐसा मार्क लगाओ कि जिससे मालूम हो कि तुम distinctively you are discriminated, you are different and you are identified as a different entity, तो फिर आप सब लोग जो इस वक्त यहाँ बैठे हैं, आप सबके दिल का क्या हाल होगा और आप क्या रद्द अमल करेंगे? तो यह है इनका कंपोजिट कल्चर, जहां पर बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान तो रह सकते हैं भारत के अंदर, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान और साथ साथ अफगानिस्तान में सताए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, उनको यहाँ अगर लाया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है, तो फिर उस पर इनकी जो है बोलती बंद हो जाती है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। ये इनके कंपोजिट कल्चर है। और मत भूलिए, बार बार आपको याद दिला रहा हूं, सीए एनआरसी का किस तरह से विरोध किया गया था कांग्रेस के द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा। लाल किला मैदान में बाकायदा ये कहा गया था कि जो अब इसके विरोध में सड़कों पर उतरने का वक्त है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के शब्द थे कि सड़कों पर उतरने का वक्त है सीए के खिलाफ। ये कहा गया था कि अगर अब भी घर में बैठोगे तो कायर रहोगे, इस तरह से लोगों को भड़काया गया था। और फिर दिल्ली के दंगे हो गए थे, और दिल्ली के दंगों में जब पुलिस ने एक्शन लिया, तब भी ये मोहतरमा बहुत एक्टिव होकर दिल्ली दंगों के जो आरोपी थे, दिल्ली दंगों में जो दंगाई थे, उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी कि ये तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। और दरअसल ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म इनकी निगाह में कब से शुरू हुआ, ये समझिए। दरअसल 2014 से पहले ये सत्ता का पूरी तरह से सुख ले रही थी। बड़ा बढ़िया सा, सब कुछ बहुत बढ़िया था देश में, क्योंकि सत्ता के सारे सुख इन्हें मिल रहे थे। गाड़ी, बंगला, पद और पैसा, सब कुछ इनको मिल रहा था। तो सत्ता के सारे सुख जो हैं बड़े आराम से भोग रही थी। लेकिन 2014 के बाद इनका सत्ता सुख जो है वो चला गया, क्योंकि मोदी सरकार आ गई 2014 के बाद, यूपी सरकार चली गई। तो इनके जो सत्ता के जो तमाम इंस्ट्रूमेंट थे, सत्ता के जो सुख थे, वो चले गए। और जैसे ही सत्ता के सुख गए, वैसे ही इनको लगने लगा कि ये देश जो है माइनॉरिटी के रहने लायक नहीं रह गया। इस देश में माइनॉरिटी इतना प्रताड़ित हो रहा है कि इनको अखबार पढ़ने में और इंटरनेट पर खबरें देखने में भी डर लगने लगा कि माइनॉरिटी में कब क्या हो जाए, कब लिंचिंग हो जाए, कब ये हो जाए। तब इनको तो 2014 से पहले जो देश इनके लिए बड़े सपनों का देश था, क्योंकि सत्ता सुख मिल रहा था, 2014 के बाद इनके लिए वो देश ऐसा हो गया कि जहां पर कुछ नहीं है, वो माइनॉरिटी के लिए सेफ नहीं है। सुनिए जरा इनको। इस वक्त माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है सबके सामने एविडेंट है। एक डरे हुए, एक सहमे हुए, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नॉट श्योर कि कल का दिन क्या अखबार खोले तो किस की क्या खबर आएगी, कहाँ फसाद हुआ है, कहाँ राइट्स हुए हैं, कहाँ लिंचिंग हुई है, कहाँ टॉर्चर हुआ है, किस को हवालात में बंद किया गया है, किस पे UAPA लगा है। तो ये सब इन बातों का एक धड़का लगा रहता है। सो यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ, आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ ओपनिंग द न्यूज़पेपर, तो मैंने न्यूज़पेपर बंद कर दिया। ठीक है, कोविड का ज़माना था भाई, कंटेमिनेशन ये वो। अब सारी चीज़ें अब पढ़ते हैं, अपने नेट पे पढ़ते हैं। अब नेट खोलते हुए भी घबराहट होने लगी। अब जरा इन मोहतरमा से और इन मोहतरमा के जो इनकी पॉलिसी पर जो लोग बिलीव करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई अगर 2014 के बाद आप कह रही हैं कि जो है भारत माइनॉरिटी के लायक नहीं रह गया, माइनॉरिटी रह नहीं सकते, माइनॉरिटी की लिंचिंग हो सकती है, माइनॉरिटी दबा सहमा है, माइनॉरिटी की इतनी खराब स्थिति हो गई है, तो भैया बांग्लादेश से, पाकिस्तान से माइनॉरिटी क्यों यहाँ रहना चाहते हैं? भारत तो मुसलमानों के लिए असुरक्षित है ना, तो फिर बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ आप क्यों रखना चाहती हैं? क्यों आपको उनके ऊपर दया आ रही है? क्यों इस धरती पर आप उनको बोझ की तरह जो है रखना चाहती हैं और कह रही हैं किसी का हक नहीं थोड़ी मार रहे हैं? अरे आप मतलब भारतीयों का हक छीन करके बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को देना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो
आपके मजहब के हैं, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, इसलिए आप उनको चाहते हैं कि वो भी इस धरती पर रहें। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग भी रहेंगे, बांग्लादेशी आ जाएंगे, पाकिस्तानी आ जाएंगे, तो आपका गजवा हिंद का सपना सच हो जाएगा। ये इन लोगों की सोच है। तो इस तरह की इनकी सोच है। लेकिन आपको ये बता रहा हूँ ये कितनी खतरनाक, इनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है, ये भी आपको बताता हूँ। जब 2019 में बाबरी मामले में और अयोध्या के मामले में कोर्ट का फैसला आया, तब एक बार फिर इनके शब्द क्या थे? इनका था कि ये ऊपर से जो शांति दिख रही है ना, शांति नहीं है, अंदर जो है लोगों के लावा उबल रहा है, लावा। ये इनके शब्द थे। यानी इनको लग रहा था कि अब तो विस्फोट होगा और जो है इतना सब कुछ हो रहा है और मुसलमान जो है इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ये लावा इनके अंदर धड़क रहा था। इनको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये इनके शब्द थे। ये भी आपको सुनवा देता हूँ। अमन और शांति का माहौल बनाने के लिए ये जो बात कही गई है, ये जो बात हुई है, वो उससे मुल्क में अमन और अमान है। अमन और अमान बिल्कुल नहीं है। खामोश हैं लोग, मगर अंदर एक लावा जो है वो उबल रहा है। आपने कहा कि आपके बहुत से दोस्तों ने पासपोर्ट बनवाए और मुल्क छोड़ के चले गए 1992 में। मैंने तो बहुत बरसों के बाद एक पूरी ज़िंदगी छोड़ी और वापस आई उसी साल जब मिसेस गांधी को असैसिनेट किया गया, और उसके बाद इस ज़मीन को कभी नहीं छोड़ा। तो उल्टी बात हो गई। मगर अब ये ज़मीन बहुत तंग हो चुकी है। तो अयोध्या पर कोर्ट का जब फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का, तो इनको लगा कि हिंदुस्तान की ज़मीन तंग हो गई है, अब इस हिंदुस्तान में तो रह नहीं पाएंगे, इतनी तंग हो गई। लेकिन फिर भी मुसलमानों को यहाँ बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। अब इन लोगों की सोच क्या है? देखिए, ये अदालत को भी इनको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं, और फिर से कह रहा हूँ ये वही सोच है जो कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जो है अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस सबको दरकिनार कर दिया। और आज भी जो है जब ये जो सो कॉल्ड जो वोट चोरी का जो एक प्रोपेगेंडा चला रही है कांग्रेस के नेता, जो कांग्रेस जो चला रही है, विपक्ष पूरा चला रहा है, उस पर भी जब कोर्ट का फैसला आएगा तो इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि कोर्ट इनको जहां सूट करता है वहीं मानते हैं। कोर्ट ने तो राहुल गांधी को कहा कि भाई इस तरह की भाषा कोई कैसे बोल सकता है, कोई जो है भारत को लेकर के कोई भारतीय कैसे बोल सकता है इस तरह की भाषा भारत को लेकर। जब राहुल गांधी को कहा तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये कोर्ट कौन होता है बोलने वाला, और कांग्रेसियों ने कोर्ट के खिलाफ जो है पूरा का पूरा मोर्चा खोल दिया। और यही सोच से जो है, ये हामिदा सईद की भी यही सोच है। इनका आपको बयान सुनवाता हूं कि जब अयोध्या का फैसला आया था तो इन्होंने उस संदर्भ में ये कहा था कि अदालतें अयोध्या और बाकी सब जो फैसले, उसमें इन्होंने कहा था कि कोर्ट के फैसले जो हैं वो हुक्मरान तय कर रहे हैं, अदालतें इंसाफ नहीं कर रही, बल्कि हुक्मरान यानी सत्ता में बैठे लोग कोर्ट की। यानी इनको लगा रहा है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, क्योंकि वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात करती है, क्योंकि वो कश्मीर से 370 हटाने की वकालत करती है। तो इनकी परेशानी ये है, इसलिए इनको अदालतें भी, भारत की अदालतें भी खराब लगने लगी। 2014 से पहले सब चंगा था, सब बढ़िया था, सब बहुत बढ़िया था, लेकिन 14 के बाद तो भारत की अदालतें भी जो है कंट्रोल होने लगी। सुनिए साहिदा हमीद की जबानी। मगर अदालत अपना इंसाफ जो है वो हुक्म के मातहत चलाती है, इसलिए डायरेक्टिव कहीं और से है और इंसाफ के नाम पे वो एक हुक्म सादर हो जाता है। तो यहाँ जहाँ तक अदल का सवाल है, जहाँ तक इंसाफ का सवाल है, अदालत का सवाल है, तो बजाय इसके कि एक फ़ैसला हो जिसमें रैशनैलिटी का इस्तेमाल किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाए, उसके बदले में एक पॉलिटिकल बुलडोज़र को चला के और लोगों को एक तरह से एक दूसरे से बस अलग अलग रखना है। तो इनका एक और रंग दिखा रहा हूं, क्योंकि ये यहीं तक रुकी नहीं। मैंने कश्मीर का जिक्र किया ना, कश्मीर से जब 370 हटाई, ये हामिदा सईद जो है ये बताती हैं कि कश्मीर में पैदा हुई, वही बताती हैं कि मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि कश्मीर है। हालांकि कहती है इनका परिवार वहां बसा नहीं और इनका वैसे नहीं, लेकिन ये कहती है मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि कश्मीर है। तो ये इस तरह से कहती हैं। तो कश्मीर में जब जो है 370 हटाई गई, उसको लेकर तब ये बाकायदा एक टीम लेकर, जिस टीम में पाकिस्तानी भी थे, सो कॉल्ड पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और पाकिस्तान के जो हैं कुछ विश्लेषक और कुछ लेकर के, ये बाकायदा उसके बाद जब हटने के बाद ये
जम्मू कश्मीर गई थी। अब ये जांच का विषय है कि कैसे ये लोग पाकिस्तानियों को बुला लेते हैं और उसके बाद अपने साथ कश्मीर ले जाते हैं। मुझे लगता है इस पर जांच होनी चाहिए, इसमें गृह मंत्रालय को देखना चाहिए कि किस तरह से ये लोग एक्टिव रहते हैं और क्या इनका पूरा एजेंडा, किस तरह से एजेंडे को फुलफिल करने के लिए करते हैं। तो इनके खुद की जबानी इन्होंने एक कार्यक्रम में, वो भी पाकिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोला कि मैं एक टीम लेकर कश्मीर गई थी, जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ लोगों के नाम लिए कि वो लोग थे और हम लोग कश्मीर गए, वहां का लोगों का हाल, और वही एजेंडा कि भाई कश्मीर में बड़ा अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और उसके बाद बाकायदा ये टीम तो लेकर गई थी और ये बाकायदा फिर पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान के एक कार्यक्रम में, पाकिस्तान में जो है एक कार्यक्रम में जाकर ये बोलती हैं कि जो 370 हटाया गया ना, उससे जो है वो बड़ा गलत है, और ये जो 1947 में जो कश्मीर के साथ जो अनुबंध हुआ था, उसको जो है कानून जो था 370 हटाने का, क्योंकि 370 ही तो वो डोर है जो कश्मीर को बांध सकती है, वरना तो कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं। यही तो सोचा ना, इसलिए वो कहती है 370 हटाने का जो हुआ ना, वो बहुत गलत हुआ। तो अब सोचिए, जिन्हें हनुमान चालीसा खराब लगता हो, जिन्हें अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खराब लगता हो, जिन्हें कश्मीर से 370 हटाना खराब लगता हो, जिनको 2014 के बाद लगता हो कि भारत जो है मुसलमानों के लिए रहने लायक जगह नहीं रह गई है, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमान भारत में रह रहे हैं, तो उसमें क्या है, तो अल्लाह की धरती है और वो अल्लाह के बंदे हैं, इंसान ही तो इनको बसा लीजिए। ये इनकी पूरी सोच है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, ये इनके अपने शब्द हो सकते हैं इनके अपने शब्द, लेकिन अल्टीमेटली सोच वही है जो सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस का पूरा एजेंडा है। ये कांग्रेस के एजेंडे के तहत ही काम कर रही हैं, कांग्रेस के एजेंडे पर ही बोल रही हैं। जो चीज सोनिया गांधी ओपनली नहीं बोल सकती, जो राहुल गांधी ओपनली नहीं बोल सकते, वो इनके मुंह से कहलवाया जाता है, और इसीलिए इन्होंने साफ तौर पर कह दिया। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में घुसपैठियों का मददगार कौन है जो चाहता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को ना निकाला जाए, असम से ना निकाला जाए, बिहार की वोटर लिस्ट से ना निकाला जाए, और देश की, पश्चिम बंगाल की किसी और वोटर लिस्ट से ना निकाला जाए। बांग्लादेशी घुसपैठी यहां आ गए तो उनको आधार कार्ड दो, उनको वोटर कार्ड दो और उनको भारत के चुनाव में मतदान करने दो, क्योंकि वोटर तो हमारे ही हैं, इसलिए हमको ही इनके बारे में बोलना पड़ेगा। ये सोच है, और ये बहुत खतरनाक सोच है। मैं बार बार इसको लेकर आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं। पिछला वीडियो भी मैंने इसी को लेकर बनाया था और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से अगर ये सब कुछ चलता रहा तो एक दिन हिंदुस्तान में हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और जिस दिन हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, भारत नहीं रहेगा, ये आप तय मानिए। इसलिए आपको जगाना बहुत जरूरी है, आपको हामिदा सईद और उनके पीछे जो चेहरे हैं, उन चेहरों का सच दिखाना बहुत बहुत जरूरी है, और आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।